आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे। यद्यपि इसे पूरी तरह से असफल आंदोलन तो हम नहीं कह सकते, किंतु मुख्य लक्ष्य जो इसका था उस पे यह असफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था पूर्णतः। तो इसकी असफलता के पीछे कौन से कारण थे, इन कारणों के ऊपर हम विचार करेंगे। इसके पूर्व विस्तार पूर्वक हमने आंदोलन के पूरे विस्तार, उसके कारण, उसके उद्देश्य, किस तरह से उसका सरकारी दमन हुआ था, इन सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, किंतु इस आंदोलन को पूर्णतः असफल आंदोलन नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाने में यह आंदोलन निश्चित रूप से सफल रहा था। कांग्रेस के सदस्यों की संख्या भी 1 करोड़ से कहीं अधिक बढ़ गई थी। तिलक स्वराज कोष के लिए जो लक्ष्य था उससे भी अधिक राशि एकत्र कर ली गई थी। अस्पृश्यता का निवारण या छुआछूत का निवारण करने का प्रयास तेज हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा, विभिन्न विद्यापीठों की स्थापना, स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया गया। विदेशी कपड़ों का और वस्तुओं का बहिष्कार करना, हथकरघा, चरखे का प्रयोग, खादी का प्रयोग प्रतीक बन चुका था। हिंदी भाषा का अत्यधिक प्रयोग करना, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करना, उसका प्रयोग बढ़ना, पंचायतों को महत्व प्राप्त होना, इस तरह की अनेक उपलब्धियां थीं इस आंदोलन की। किंतु इसका जो मूल लक्ष्य था, स्वराज्य की प्राप्ति, उसमें ये सफल नहीं हो पाया। क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थीं? सामान्य तौर पे तो हम ये जानते हैं कि चौरी चौरा वाली घटना के बाद ये स्थगित हुआ था। तो पहले कारण के रूप में आंदोलन का आकस्मिक स्थगन। गोरखपुर जिले के, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का जिला है, चौरी चौरा नामक एक स्थान है। यहाँ पर 5 फरवरी को 1922 को एक घटना घटी थी। आप सभी जानते हैं कि पुलिस वालों ने गोली चालन किया। उससे जो भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पर आंदोलनरत, उसने उनको घेर लिया, पथराव करना उस पर शुरू किया और वे सभी थाने के भीतर चले गए। 21 सिपाही थे, एक थानेदार था। चारों तरफ से घेर कर उस थाने में आग लगा दी गई और वो सारे के सारे 22 लोग भीतर में जलकर मारे गए। इस घटना की सूचना जब महात्मा गांधी को मिली तो उन्होंने इस हिंसा के विरोध में आंदोलन को स्थगित करने का सुझाव कांग्रेस को दिया और 12 फरवरी तक आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो ये आकस्मिक स्थगन हुआ जब आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था। यदि इस आंदोलन को दूसरे रास्तों से बचा लिया गया होता, जैसे महात्मा गांधी सामान्य तौर पर करते थे कि अनशन पे बैठ जाते थे, उपवास रख के इस तरह से शुद्धिकरण करने का प्रयास करते थे, इस तरह न करके उन्होंने सीधे आंदोलन को स्थगित कर दिया। और इस कारण से कि जब जनता का जोश उबल रहा था, जैसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उस वक्त पीछे हटने का हुक्म देना राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं था। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गईं, सभी हतप्रभ थे। इस तरह से आंदोलन का आकस्मिक रूप से स्थगित किया जाना, पहले से उसकी योजना होती या अन्य कोई रचनात्मक कार्यक्रम, जैसा कि पहले से वो तैयार कर रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे, किंतु उसे स्थगित कर दिया गया। इस कारण से यह आंदोलन असफल रहा था। कठोर सरकारी दमन चक्र चला था। महात्मा गांधी को छोड़कर कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। भाषणों पर, जुलूसों पर, समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। समाचार पत्रों को नियंत्रित किया जा रहा था। 30,000 से अधिक आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस के द्वारा गोली चालन से सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल थे। स्वयंसेवकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सैकड़ों पर मुकदमा चल रहा था। इस तरह से कठोर दमन कार्य अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया, जिस कारण धीरे धीरे इस आंदोलन का पतन हुआ या यह सफल नहीं हो पाया। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति। मूल रूप से माना ही जाता है कि खिलाफत आंदोलन को असहयोग के साथ जोड़ना उचित नहीं था। यद्यपि महात्मा गांधी का लक्ष्य ठीक था कि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होकर चलें, लेकिन ऐसे आंदोलन का समर्थन किया गया जो मध्यकालीन था। भारत से उसका सीधे सीधे कोई सरोकार नहीं था, किंतु ऐसे आंदोलन के साथ जोड़ा गया जब
यह आंदोलन वैश्विक स्तर पर शिथिल होने लगा तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और शीघ्र ही यह आंदोलन समाप्त प्राय अवस्था में आ गया। जब तक यह आंदोलन तीव्रता से चला, मुसलमान असहयोग आंदोलन के साथ जुड़े रहे, लेकिन जैसे ही आंदोलन कमज़ोर पड़ा, मुसलमान इससे अलग होने लगे। इससे हिंदू मुस्लिम एकता में भी बाधा उपस्थित हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन की समाप्ति, जिसको जोड़कर चलाया गया था, वो शिथिल पड़ गया, तो इस आंदोलन में भी उनकी भागीदारी कम हुई। आंदोलन का हिंसात्मक होता, चौरी चौरा के अलावा मुंबई के कुछ क्षेत्रों में आंदोलनकारियों के द्वारा हिंसा की गई थी, जिसके कारण सरकार के कठोर कार्यवाही का खतरा उत्पन्न हो गया था। आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण ही ये आंदोलन स्थगित हुआ, जिसके कारण यह सफल नहीं हो पाया था। आंदोलन के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, सबसे पहले CR दास को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद क्रमशः सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी को छोड़कर सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार थे। फरवरी 1922 में अंततः महात्मा गांधी को भी भड़काऊ लेख लिखने के आरोप को लगाकर जैसे ही उन्होंने स्थगित किया, उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस कारण ये आंदोलन दिशाहीन होकर रुक चुका था या रुक गया। सांप्रदायिक दंगों की अधिकता, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए थे। बड़ी संख्या में इनकी बाढ़ आ गई थी और ये ज़्यादा शुरू हुआ था केरल में, जो मोपला का विद्रोह हुआ था, जहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू मार डाले गए थे, हिंदू धर्मावलंबी मारे गए थे मुसलमानों के द्वारा। उसके बाद बड़ी सनसनी फैली थी और पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ आ गई थी। ऐसे समय में फिर इस आंदोलन को ज़्यादा आगे चलाना संभव नहीं था। सरकारी सेवकों का अंग्रेजों को सहयोग, बड़ी संख्या में भारतीय जो सेवा में थे, सरकारी नौकरियों में थे, उनके द्वारा एक तो नौकरी नहीं छोड़ी गई, जितने लोगों के द्वारा छोड़ी गई उसके स्थान को भारतीयों ने ही भर दिया। इसलिए अंग्रेज़ों को कोई असुविधा नहीं हुई। अगर सारे भारतीय सेवक जो थे अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे प्रशासन में, वो अगर हट जाते तो उससे उनकी स्थिति दयनीय हो सकती थी, किंतु ऐसा नहीं हो सका। सरकारी सेवकों ने उनका सहयोग जारी रखा। वे आंदोलन का भेद भी सरकार को देते रहे। इस कारण सफलता प्राप्त नहीं हुई इस आंदोलन को। हिंसात्मक आंदोलन, जैसे ही आंदोलन हिंसात्मक हुआ, आंदोलन स्थगित किया गया। यदि पूर्ण अहिंसा का पालन किया गया होता तो ये आंदोलन लंबे समय तक चलता और सफल हो सकता था। भारतीय सेना और पुलिस की राजभक्ति, सीधे तौर पर कहें तो भारतीय सेना और पुलिस, जो भारतीय पुलिस थी, उसके अधिकांश सैनिक और पुलिस के सिपाही भारतीय थे। यदि वे एक साथ सेना और पुलिस से हट जाते और कोई सेना या पुलिस में भर्ती नहीं होते, यदि ऐसा संभव होता तो एक दिन में ही अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ कर फेंका जा सकता था, क्योंकि तब उनके पास कोई ताकत नहीं थी। भारतीय लोग ही सेना और पुलिस में अंग्रेज़ों के साथ राजभक्त होके भारतीयों का ही दमन कर रहे थे, इस आंदोलन का दमन कर रहे थे। इनको प्रेरित नहीं किया जा सका। यदि इनको नौकरी से हटने के लिए सहमत कर लिया जाता या वे अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्त नहीं रहते, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन सफल हो जाता। आंदोलन की लंबी अवधि या दीर्घ अवधि, किसी भी बड़े जन आंदोलन को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि जनता के सामान्य दैनिक कार्य होते हैं। कृषक को कृषि का कार्य होता है, व्यापारी को व्यापार का कार्य होता है। वो लगातार अपने व्यापार, अपने कृषि या अपने धंधे को छोड़ नहीं सकता। तो आंदोलन को यदि दीर्घ अवधि तक चलनी हो तो उसके लिए भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। आर्थिक मदद की उनकी ज़रूरत होगी, तभी वो दुकान बंद कर सकेंगे, तभी वो किसी आंदोलन में खड़े हो सकेंगे। तो ये आंदोलन, जब भी कोई बड़ा आंदोलन चलता है तो उस आंदोलन के संचालन के लिए ये आवश्यक होता है कि आंदोलन तीव्र चले और अल्प अवधि में वह अपने गंतव्य को प्राप्त कर ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1.5 वर्ष से ऊपर ये आंदोलन चल गया, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों का उत्साह इसमें कम होता गया। तो किसी भी बड़े आंदोलन को तीव्र कर उसे शीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंचना आवश्यक होता है, पहुंचाना आवश्यक होता है। व्यावहारिक लक्ष्य महात्मा गांधी और कांग्रेस ने नहीं रखा था। उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, यह विश्वास दिलाया गया था। अव्यावहारिक था।
अंग्रेज इतनी आसानी से स्वराज देने के पक्ष में कदापि नहीं थे, किंतु इसे आसान माना गया था और वह उतना आसान नहीं निकला। इसके कारण उनके ऊपर दबाव बढ़ता गया और धीरे धीरे जनता भी इससे निराश हुई कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई थी। विधानमंडलों के चुनावों का बहिष्कार करना भी त्रुटिपूर्ण था। 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव में कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। इस आंदोलन में इस बहिष्कार को शामिल किया गया। इसके कारण अनुपयुक्त लोग, अवसरवादी जो तत्व होते हैं समाज के, वो चुनाव में जीत कर चले गए और उदारवादी जो पक्ष के थे कांग्रेस के, वो चले गए जो वास्तविक नेता नहीं थे। इससे बड़ा नुकसान हुआ। न्याय व्यवस्था का उचित विकल्प आंदोलनकारी नहीं दे पाए या कांग्रेस नहीं दे पाया। कहा गया कि जो न्याय की व्यवस्था अंग्रेजों की थी उसके स्थान पर पंचायत हैं वो कार्य करें। सैद्धांतिक रूप में ये बात सही थी, किंतु उन्हें उतना सक्रिय नहीं किया जा सका। इस कारण से लोगों को न्याय प्राप्त नहीं हुआ। तो न्याय व्यवस्था का उचित विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस कारण आंदोलन सफल रहा। स्थानीय मुद्दों का सबल होना। असहयोग आंदोलन में जो आंदोलन चल रहा था उसमें राष्ट्रीय मुद्दे थे, मुख्य रूप से स्वराज की मांग थी, किंतु आम जनता को सीधे तौर पर उससे कोई सरोकार नहीं था। जो जागरूक लोग थे, जो राष्ट्रभक्त थे, जो इनको समझते थे, उनके लिए तो ये मांग ठीक थी। स्थानीय मुद्दे उनके लिए राष्ट्रीय मुद्दों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे। पानी बिजली की समस्या हो या कोई स्थानीय समस्या हो जो उनसे संबंधित हो, वो उनके लिए महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय मुद्दे सीधे तौर पर उनके लिए बहुत मायने नहीं रखते थे। सामान्य तौर पर हमारे समाज में यही धारणा थी कि कौन नृप होई हमें कहानी, कोई भी राजा हो हमको क्या फर्क पड़ता है। भारतीय राजा थे, उनके स्थान पर अंग्रेज राजा हो गए, तो इनसे उनके दैनिक जीवन में सीधे तौर पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए स्थानीय मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण थे। तो इस तरह से स्थानीय मुद्दों को भी यदि उसमें जोड़ा जाता तो जनता की भागीदारी बढ़ती, उनको सीधा अपना लाभ उसमें दिखता। सामान्य जन में अहिंसात्मक नीति की समझ नहीं थी। जो शिक्षित लोग थे वो अहिंसा के सिद्धांत को, आंदोलन को समझ सकते थे, वो उसमें समझकर सम्मिलित हो सकते। लेकिन आम जनता अहिंसा की नीति को समझ नहीं पाई, असहयोग की नीति को समझ नहीं पाई। इस कारण से यह नीति सफल नहीं हुई, आंदोलन सफल नहीं हुआ। मध्यम वर्ग की सीमित भागीदारी थी। इस आंदोलन में मध्यम वर्ग से जो अपेक्षा की जा रही थी कि बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी क्रांतियां, जितने भी आंदोलन हुए विश्व में अब तक, उसमें मध्यम वर्ग की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण होती है। जहाँ पर इनकी सशक्त भूमिका होती है वहाँ वहाँ आंदोलन सफल हो जाते हैं, क्रांतियाँ सफल होती हैं। और जहाँ पर इस वर्ग ने रुचि नहीं दिखाई तो वह आंदोलन सफल नहीं होता। यहाँ पर मध्यम वर्ग सम्मिलित अवश्य हुआ, लेकिन जितनी अपेक्षा थी, जितनी संख्या में अपेक्षा थी, उतनी संख्या में भागीदारी मध्यम वर्ग ने नहीं किया। इस कारण से वे असफल रहे, यह आंदोलन असफल रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में मतभेद। महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, किंतु महात्मा गांधी से कांग्रेस के भीतर भी ऐसे नेता थे जो आंदोलन में सम्मिलित थे, लेकिन वो अधूरे मन से सम्मिलित थे। क्योंकि आंदोलन था, देशभक्ति की भावना उनके भीतर थी, असहमत होते हुए भी आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। वो अधूरे मन से सम्मिलित थे। कुछ नेता आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए, जिनमें मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया 1920 में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के वे विरोध में थे। दोनों आंदोलन का समर्थन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया। इसी प्रकार से श्रीमती एनी बेसेंट ने भी इस आंदोलन में भागीदारी नहीं की थी। इसी तरह बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता थे जो गांधी जी के मत से सहमत नहीं थे, यद्यपि वो कांग्रेस में सम्मिलित थे, इसलिए आंदोलन में भी सम्मिलित थे। तो कांग्रेस नेतृत्व में भी मतभेद था। एक मत होकर पूरी निष्ठा के साथ वो आंदोलन से नहीं जुड़े थे। पृथक आर्थिक मुद्दे एवं आर्थिक हित। सभी क्षेत्रों में स्थानीय समस्याएं पृथक थीं। उन समस्याओं के स्वरूप अलग अलग थे। उस स्थान में निवासित जनता की रुचि अपने स्थानीय समस्याओं में अधिक थी। वे राष्ट्रीय मुद्दों को ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे। इस कारण उनकी भागीदारी इस आंदोलन में अधिक नहीं हुई। स्थानीय मुद्दों को भी यदि इनके साथ जोड़ा जाता
तो यह आंदोलन व्यापक हो सकता था। आम जनता को अपनी स्थानीय समस्याओं से ज़्यादा सरोकार होता है। यदि उसको जोड़ा गया होता किसी तरह से तो निश्चित रूप से आंदोलन अधिक सफल होता। असहयोग की अपर्याप्तता। इस आंदोलन का नाम ही असहयोग आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति पर आधारित थी। किंतु ज़्यादातर विद्वानों का यह मानना है कि मात्र असहयोग से किसी आंदोलन को सफल नहीं किया जा सकता। वह भी अपूर्ण असहयोग था। पूरे कर्मचारी, पूरी सेना, पूरी पुलिस अगर असहयोग कर देती तो ये संभव हो जाता, जो कि ये व्यवहारिक नहीं था। पूरी तरह से वो छोड़ते नहीं, बड़ी संख्या में जरूर हटे लेकिन पूरी तरह से नहीं हटे। जो हटे उनका स्थान दूसरे भारतीयों ने ले लिया। तो इस तरह से असहयोग केवल आंदोलन की सफलता के लिए पर्याप्त नहीं था, उसके लिए अन्य सक्रिय योजना की आवश्यकता थी, कार्य योजना की आवश्यकता थी, जो नहीं था इनके पास। गांधी जी का उच्च आदर्शवाद। उच्च आदर्शवाद एक व्यक्ति का अपना हो सकता है, पूरा समाज या पूरे आंदोलनकारी उसको स्वीकार कर लें, ये संभव नहीं था। गांधी जी का उच्च आदर्शवाद या कहीं भी आप अधिक आदर्शवादी हैं, व्यवहारिक नहीं हैं, तो आपके सिद्धांतों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। व्यवहारिकता में उन सिद्धांतों के साथ समझौता करना आवश्यक होता है, किंतु गांधी जी ऐसा करने को तैयार नहीं थे। एक अहिंसा के स्थान पर उन्होंने, जहां 22 लोग मारे गए, इतने बड़े आंदोलन को, राष्ट्रीय आंदोलन को स्थगित कर दिया। वहीं हम देखते हैं कि जनरल डायर है, वो 300-400 लोगों को गोली मार देता है और उसके बाद भी इंग्लैंड की सरकार उसकी तारीफ करती है, प्रशंसा करती है। उसको केवल उस पद से हटाया गया। उसको यही कहा गया, दोष केवल इतना ही दिया गया कि आपने बिना सूचना दिए गोली चला दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। केवल इतनी ही गलती बताई गई और यहाँ इतना बड़ा आंदोलन एक राष्ट्रीय नेता के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है कि 22 लोग मारे गए। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं। आप जानते हैं कि आधी जनता महिलाओं की थी। स्वाभाविक रूप से बांट सकते हैं, हालांकि महिलाओं की संख्या भारत में ज़्यादा हो सकती है पुरुषों से। हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में या आसपास के बहुत सारे राज्यों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। सामान्य समझने के लिए हम कह सकते हैं कि आधी जनता का कोई सरोकार इस आंदोलन से नहीं था। महिलाओं की भागीदारी पर अगर ध्यान दिया गया होता तो बड़ी सफलता मिल सकती थी। कुछ जगहों पर जरूर कुछ महिलाएं आगे आईं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य थी। इस कारण से आंदोलन असफल रहा। दूरस्थ ग्राम्य स्तर तक आंदोलन की पहुंच नहीं थी। दूरस्थ गांवों तक विस्तृत आंदोलन या आंदोलन विस्तृत नहीं हो पाया। आम जनता गांव-गांव में अगर एक साथ आंदोलन करती तो सरकार दमन नहीं कर सकती थी। यह आंदोलन प्रमुख नगरों, बड़े नगरों के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रहा था। इस कारण से इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। कृषकों एवं मजदूरों के हित साधन हेतु योजना की कमी। कृषकों और मजदूरों को शामिल करने के लिए, आप सभी जानते हैं कि उनके मुद्दों को शामिल करना था। भारत में 80% से अधिक आबादी इन्हीं कृषकों और मजदूरों की थी। यदि उनके जो ध्यानाकर्षण मुद्दे थे, जो उनके पास कारण थे, जिससे वो पीड़ित थे, परेशान थे, उनको यदि मुद्दा बनाया जाता तो अवश्य ही कृषकों और मजदूरों की भागीदारी बढ़ जाती, क्योंकि इनकी संख्या 80% से अधिक थी, तो अधिकांश जनता यही थी। इनको यदि जोड़ा गया होता, जितनी संख्या में जुड़े थे उनकी संख्या बहुत कम थी, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन सफल हो जाता। नहीं जुड़ पाए तो आंदोलन असफल रहा। और अंतिम कारण था बहिष्कार की कठिन नीति। बहिष्कार करना कठिन कार्य था, आसान नहीं था। आप कल्पना करके देखें कि आपको कहा जाए कि कोई सरकार है वो गलत कार्य कर रही है तो आप अपनी नौकरी छोड़ दें। क्या हम अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं? आसान काम नहीं है। विशेषकर जो मध्यम या गरीब वर्ग थे, उन्होंने अगर नौकरी छोड़ दी तो उनके आय का साधन जाता रहा। जीवन किस तरह से जिएंगे? विदेशी वस्त्र जिनके पास थे, दुकानें जिनके पास थीं, अगर पूरे वस्त्रों को जला दें तो व्यवसाय क्या करेंगे? कैसे वो आग लगा दें? ये सरल कार्य नहीं था। सस्ते दामों पर जो कपड़ा मिल रहा था, अंग्रेजों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा था, उसके स्थान पर महंगे कपड़े कैसे कोई खरीदेगा? अभी आप देखें, चीनी माल जो भारत में उपलब्ध होता है, हम पढ़े लिखे लोग भी इसको जानते हैं
कि ये उपयोगी नहीं है, इसका बहिष्कार करना चाहिए, चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से मार्केट में वो बिका करता है। जब हम अभी इतने जागरूक होने के बाद इस तरह के आंदोलन में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो उस समय आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे लोग अपनी नौकरी छोड़ देते, किस तरह से अपनी पढ़ाई छोड़ देते। आसान नहीं था, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी वो आगे नहीं पढ़ पाए, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। जिन्होंने नौकरी छोड़ दी उनको दोबारा नौकरी नहीं मिली, वो भूखे रह गए, उसका स्थान किसी दूसरे भारतीय ने ले लिया। तो इसका लाभ जो मिलना था बहिष्कार का, वो नहीं मिला। बहिष्कार करना आसान कार्य नहीं था। जो बेरोजगार रह गए, नौकरी छूट गई तो वो खाली रहे। जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया वो आगे पढ़ाई नहीं कर सके। इस तरह से जो नीति बनाई गई थी बहिष्कार की, वह आसान नहीं थी। जो लोग नौकरी छोड़ रहे थे उनको कहीं रोजगार तो नहीं मिल रहा था, वो खाली रह गए, भूख मरते रहे, भूखे में रहे, उनका परिवार पीड़ित रहा। तो बहिष्कार करना आसान कार्य नहीं था, बहिष्कार की नीति आसान नीति नहीं थी। तो इस तरह से 24 कारण या परिस्थितियां हमने बताई, जिन कारणों से असहयोग आंदोलन अपने चरम लक्ष्य या अपने मुख्य लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति तक या अन्य लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सका था।